हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक सब टॉपिक है, जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। दोस्तों, ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को रट लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशन में जो जो भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, उनको एक एक करके हम वन बाय वन समझेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इसके डेफिनेशन में यूज्ड जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, उनको एक एक करके समझेंगे। तो इसके डेफिनेशन में सबसे पहला जो आता है एक टॉपिक, सब टॉपिक आता है, वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, अगर आप मोमेंटम नहीं जानोगे दोस्तों, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंटम को समझेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। दोस्तों, मोमेंटम क्या होता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो उस समय उसकी जो स्पीड होती है, उसके स्पीड को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब मोमेंटम क्या होता है, तो अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है, वही प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। क्या होता है मोमेंटम, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है, वही प्रोडक्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। दोस्तों, इस मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो जब हम m को v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा मोमेंटम mp इज इक्वल टू एम वी। इसीलिए जो ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब दोस्तों, हम मोमेंटम को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है, इफ द मास ऑफ अ साइकिल is 20 kilogram and its velocity is 5 meter per second, then momentum will be। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है कि अगर कोई एक साइकिल है, उसका मास 20 किलोग्राम है और वो साइकिल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो इस साइकिल का मास कितना दिया गया है, इस साइकिल का मास दिया गया है दोस्तों 20 किलोग्राम। तो जब हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वेलोसिटी यानी कि 5 से, तो हमारा मोमेंटम आ जाएगा। तो मास दिया गया है हमारा 20 और जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मोमेंटम कितना आ जाएगा, 5 टू 10 यानी कि आ जाएगा हमारा 100। तो दोस्तों, उस साइकिल का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 100 होगा। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि उस साइकिल का मोमेंटम 100 होगा, इसके यूनिट के साथ हमें बोलना है। तो इसका यूनिट क्या होगा, आप कैसे पता कर सकते हो कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि जो मास का जो यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मोमेंटम का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोमेंटम का यूनिट। मोमेंटम कितना आ गया उस साइकिल का, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, ये होता है मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल डेफिनेशन को, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एक्चुअल डेफिनेशन को। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक को, जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to applied force।
तो दोस्तों ये जो है वो क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके डेफिनेशन में एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, एक एक वर्ड को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इसके एक वर्ड को जो कि है रेट। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों रेट। ये रेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि रेट क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है उस चीज़ को होने में कितना समय लग रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज़ हो रही है उस चीज़ को होने में कितना समय लग रहा है, वही उसका क्या हो जाता है, रेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ कितने समय में हो रही है तो वही उसका रेट हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, अ प्लांट्स हाइट इंक्रीजेस 2 सेंटीमीटर इन अ डे। यानी कि एक प्लांट की जो हाइट है वो हर दिन 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। मतलब एक प्लांट की हाइट 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है कितने समय में, एक दिन में। तो 2 सेंटीमीटर पर डे, ये क्या हो गया, प्लांट्स का ग्रोथ रेट हो गया। क्या हो गया, प्लांट्स का ग्रोथ रेट हो गया 2 सेंटीमीटर पर डे, ये प्लांट्स का ग्रोथ रेट हो गया। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है हर 2 साल में। तो 2 साल में आपकी हाइट 6 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। तो एक साल में कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। तो एक आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। और कितना समय लग रहा है, 1 साल का समय लग रहा है। तो 3 सेंटीमीटर पर ईयर, ये क्या हो जाता है, आपका ग्रोथ रेट हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है रेट, कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को होने में कितना समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दूसरे टर्म को जो कि है चेंज। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय चेंज। चेंज से आप क्या समझते हैं, चेंज हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज की डेफिनेशन को लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम दोस्तों चेंज की डेफिनेशन को लिखेंगे। दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है, चेंज। चेंज क्या होता है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू वैल्यू एंड ओल्ड वैल्यू। क्या होता है चेंज, the difference between new value and old value, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों चेंज। यानी कि अगर कोई भी नई वैल्यू है उसमें से हम पुरानी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें डिफरेंस मिलता है, वही होता है चेंज। वही क्या होता है दोस्तों, वही होता है चेंज। तो दोस्तों इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कार है, उस कार की इनिशियल जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और कुछ मिनट बाद उसकी जो स्पीड हो गई वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो पहले उस कार की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसके स्पीड में चेंज कितना हुआ, मतलब चेंज इन स्पीड कितना हुआ। तो हमने क्या कहा, जब हम न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है वही क्या होता है, उसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यू वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कुछ समय बाद कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, और उससे पहले कार की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो जब हम 20 में 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10, कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हमने रेट को समझ लिया, चेंज को समझ लिया, अब हम दोनों चीजों को मिलाकर समझेंगे। मतलब अब हम रेट ऑफ चेंज को यहाँ पर समझने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज से क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन को लिखते हैं। तो पहले हम इसको इरेज कर देंगे चेंज को। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा टर्म आता है वो हमारा, वो तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है रेट ऑफ चेंज। क्या है दोस्तों, तीसरा टर्म है हमारा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। दोस्तों ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, पहले इसके हम डेफिनेशन को लिखेंगे कि कोई भी चेंज कितने समय में हो रहा है, कोई भी चेंज कितने समय में हो रहा है दोस्तों, यही क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज हो जाता है। रेट क्या होता था, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज को होने में जितना समय लगता है तो उसे हम बोलते थे रेट, लेकिन यहाँ पर वर्ड चेंज आ गया, मतलब कोई भी चेंज होने में कितना समय लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक है दोस्तों, कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को होने के लिए जो भी समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि एक कार है, उस कार की इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार। एक कार की मान लीजिए इनिशियल स्पीड कितनी है दोस्तों, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो भी रेस्ट में है, वो भी मूव नहीं कर रहा है। बट आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड बाद इट्स स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि एक कार है, कार की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कार अभी रुकी हुई है, कार अभी चल नहीं रही है। बट आफ्टर 5 सेकेंड, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, आफ्टर 5 सेकेंड, यहाँ पर क्या है, आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड बाद उसकी जो स्पीड हो गई वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन स्पीड फाइंड करेंगे, मतलब स्पीड में कितना चेंज हुआ ये हम फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड में चेंज कितना हुआ आप कैसे निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया था कि न्यू वैल्यू में से जब ओल्ड वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारा हो जाता है चेंज। तो न्यू वैल्यू कितना है यहाँ पर हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, ओल्ड वैल्यू जो है वो है कितना हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम 20 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये जो 20 मीटर पर सेकेंड आया है यही क्या हो जाता है हमारा, यही हो जाता है चेंज इन स्पीड ऑफ द कार, कार के स्पीड में यही चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को होने में कितना समय लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 मीटर पर सेकंड की मतलब उसके स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी, मतलब वो रुकी हुई थी। 5 सेकंड का जब यहाँ पर समय लगा तब जाकर के 20 मीटर पर सेकंड हुई। तो ये जो चेंज हुआ है इसके स्पीड में वो कितने समय में हुआ है, वो 5 सेकंड में हुआ है। तो 20 मीटर पर सेकंड हुआ है 5 सेकंड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम इसको इरेज कर दें तो देखिए, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड का जो चेंज हुआ है वो हुआ है 5 सेकंड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड।
तो दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, मतलब पहले तो हमने चेंज निकाला कि 20 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, अब ये कितने समय में हुआ, तो वही क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो जाता है। तो 20 मीटर पर सेकंड का जो चेंज हुआ है वो कितने समय में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। तो 20 को जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम जब यहाँ पर कट कर देंगे तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। यानी कि दोस्तों आपने समझा कि 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है। कितने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यही होता है दोस्तों रेट ऑफ चेंज। हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल से भी समझा दिया कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं समझना है, यहाँ पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझना है। वो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो हमारा डेफिनेशन में यूज होने वाला टर्म है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। तो इसको भी दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट की 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितनी है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इट्स मोमेंटम विल बी 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों 4 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद उसकी जो मोमेंटम हो गई वो कितनी हो गई, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो कितने समय में हुआ है, ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। तो चेंज निकालने का हमने आपको तरीका क्या बताया था कि न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस न्यू वैल्यू में से हम क्या करेंगे, इस ओल्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि जब हम 30 में 10 को हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गया, हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब इतना जो चेंज हुआ है, इतने चेंज होने में समय कितना लगा है, तो समय लगा है 4 सेकेंड। तो दोस्तों अब हम जानेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है। तो इस 20 को दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको शायद ना दिख रहा हो, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस 20 को जब हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि समय कितना लगा है हमारा, 4 सेकंड का समय लगा है, तो हमारा कितना आ जाता है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इन 1 सेकेंड। यानी कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि 1 सेकेंड में 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम यहाँ पर चेंज हुआ है। 1 सेकेंड में 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम यहाँ पर चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के रेट का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि जितना ही ज्यादा फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब दोस्तों अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो 1 सेकंड में 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम में चेंज हुआ, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट में और ज्यादा जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसी एक ही सेकंड में 10 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज होगा। तो ये फोर्स पर लगाए गए, फोर्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स पर डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना चेंज होगा। इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ही ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना ही हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही कम होगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यही जो मोमेंटम है वो 1 सेकंड में 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मौजूद एक एक जो टर्म्स है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ से अपलोड करें सबसे पहले वो आप तक पहुँचें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।